सभी को मेरा नमस्कार। आज एक जनसंख्या टॉपिक जो लैब असिस्टेंट के अंदर भी है, फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी लेक्चरर के अंदर भी है, इस टॉपिक को लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। लेक्चरर के अंदर भी है, स्कूल लेक्चरर के अंदर भी है और लैब असिस्टेंट के अंदर भी है, और कक्षा 12 का जो है ये टॉपिक है जनसंख्या, पॉपुलेशन टॉपिक। जनसंख्या की अगर बात करें तो किसी भी देश में जनसंख्या एक महत्वपूर्ण घटक होता है, मानव संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है। अमेरिका के अंदर अमेरिकी नवजागरण के प्रणेता एक विद्वान हुए हैं, रॉल्फ वाल्डो एमर्सन। उनको मैं कोट करना चाहूँगा यहाँ पर। उन्होंने कहा, कोई भी देश स्वर्ण से नहीं, केवल स्त्रियों और पुरुषों से महान बनता है। सत्य और सम्मान की खातिर जो डटे रहते हैं, कष्ट झेलते हैं, परिश्रम करते हैं, जब अन्य निद्रा मगन होते हैं, जो साहस दिखाते हैं जब अन्य भाग खड़े होते हैं, वही लोग राष्ट्र की मजबूत नींव डालते हैं और उसे आकाश तक ऊंचा उठाते हैं। साथियों, कहने का अर्थ इतना सा है कि मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण घटक है। किसी भी देश के लिए मानव संसाधन अगर उत्कृष्ट नहीं है, कुशल नहीं है, तो उस देश का विकास नहीं हो सकता। बहुत सारे देशों के उदाहरण, तीसरी दुनिया के देश हम जिन्हें कहते हैं, अफ्रीकी देश कहते हैं, वह मानव संसाधन विकसित नहीं होने के कारण, प्राकृतिक संसाधन खूब है लेकिन मानव संसाधन नहीं होने के कारण उन देशों का विकास आज तक नहीं हुआ है। तो रॉबर्ट एमर्सन की जो बात है, रॉल्फ वाल्डो एमर्सन की जो बात है, वो बहुत सटीक है, बहुत सीखने लायक है, बहुत प्रेरक है। तो शुरू करते हैं। जनसंख्या का जो चैप्टर है, भारत की जनसंख्या से जो संबंधित चैप्टर है, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। आप सब जानते हैं कि वितरण का अर्थ है कि जनसंख्या किसी भी देश में, किसी भी भौगोलिक भूभाग में जनसंख्या किस रूप से वितरित है, कहीं अधिक है, कहीं कम है। इसी प्रकार घनत्व का अर्थ होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। किसी इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। और संगठन यानी वो जनसंख्या किस किस प्रकार की वहाँ जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। किसी देश में लोग महत्वपूर्ण घटक होते हैं, हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। किसी भी देश में लोग जो है बहुत, मानव संसाधन बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है। अपने मारवाड़ी में कहा करे, मिनखोरी माया है। जो लोग है वो अगर अच्छे हैं किसी देश के अंदर, वो देश निश्चित तौर पे महान बनेगा, निश्चित तौर पे विकसित होगा। अगर लोग अच्छे नहीं हैं तो वो देश कभी भी विकसित नहीं बन सकता है। तो 2011 के अगर भारत के आंकड़ों की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान था। तो पहला स्थान किसका था? चीन का। लेकिन अगर वर्तमान की 2025 की बात करें तो भारत जो है अभी प्रथम स्थान पर है, करीब 146 करोड़ जनसंख्या के साथ जो है भारत अभी प्रथम स्थान पे है। लेकिन अपने को जो बुक के अंदर 2011 के आंकड़े हैं उनको ही ध्यान में रखना है। तो भारत की जनसंख्या चीन के बाद, है ना, तो दूसरा स्थान है भारत का। और भारत की जनसंख्या कौन कौन से देशों से ज़्यादा है? अगर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या को जोड़ दें, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इनकी कुल जनसंख्या को जोड़ दें, तो उसको मिलाकर भी अगर जोड़ दें तो भारत की जनसंख्या इन तीनों से भी क्या है? अधिक है। और एक प्राय यह माना जाता है कि कोई किसी देश की जनसंख्या है वो संसाधनों पर दबाव डालती है, और ज़्यादा जनसंख्या को कई बार बुरा माना जाता है। लेकिन जनसंख्या बुरी नहीं हो सकती, बशर्ते वो जनसंख्या क्या हो? कुशल हो, स्किल्ड हो। किसी भी देश की अगर जनसंख्या है, मानव संसाधन है, उसका हम सदुपयोग करें तो वो निश्चित तौर पे वो जनसंख्या उस देश को आगे बढ़ाएगी। जनगणना जो है भारत के अंदर प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है। प्रथम जनगणना कब हुई थी? ध्यान रखना, 1872 के अंदर। भारत की प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मेयो। कई बार पूछा जाता है। प्रथम जनगणना हुई थी। और प्रथम नियमित जनगणना यानी जो प्रति 10 वर्ष में जो होती जा रही है जनगणना, ये नियमित रूप से 1881 में शुरू हुई। ये भी ध्यान रखना।
प्रथम नियमित जनगणना जो है वो 1881 में शुरू हुई, लेकिन पहली बार कोई जनगणना की गई भारत में वो 1872 के अंदर हुई। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य, भारत के जो सबसे बड़े राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो भारत की जो 2011 की जनगणना है कितनी, अगर ये बात करें तो कुल भारत की जो है 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनगणना 121 करोड़ 121 करोड़ जो है जनसंख्या है। उसमें सबसे बड़ा जो जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा यूपी, उसके बाद जो है महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार और उसके बाद पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का नंबर लगता है। तो ये आपको अधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं इनको आपको याद रखना है। सबसे बड़ा जो है उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है। ये पूछा भी जा सकता है, सीक्वेंस से भी पूछा जा सकता है, या ऐसे भी बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों के नाम जो छोटी 12th लेवल तक पूछा जा सकता है, और दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है तो उसका सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है, बिल्कुल धरातल पर जो है जनसंख्या का वितरण जो है कहीं भी समान नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। जनसंख्या का वितरण असमान होने के कारण बहुत सारे भौतिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, ऐतिहासिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं। तो उन पे थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत के अंदर वास्तव में जनसंख्या का वितरण जो है असमान है। तो इसमें हम ये देखेंगे भी कौन कौन से क्षेत्र है या कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर जो है जनगणना ज़्यादा पाई जाती है और कौन से राज्यों में कम पाई जाती हैं, इसकी चर्चा करते हैं। कुछ राज्य हैं जैसे तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। इन राज्यों की कुल जनसंख्या, इन राज्यों को अगर मिला के देखें तो इनकी कुल जनसंख्या का 76% है। देश की कुल जनसंख्या का जो है 76% जो है भाग है। ध्यान दीजिए, देश की कुल जनसंख्या का 76% भाग है इन राज्यों में पाया जाता है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, यानी ये जनसंख्या के दृष्टिकोण से बड़े राज्य हैं। तो ये हमें ध्यान में रखने हैं कि बड़े राज्य कौन से हैं। मोस्टली तो उत्तर भारत के हैं, जैसे जो अभी हमने पढ़े थे, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, कुछ दक्षिण में तमिलनाडु है, बीच में जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है। ये जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्यों की श्रेणी में आते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ राज्य जो हैं जनसंख्या की दृष्टि से कम है, क्षेत्रफल होते हुए भी कम है। इसमें जो है जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड राज्य हैं। ये जो है इनका क्षेत्रफल तो काफ़ी है, लेकिन इनकी जो जनसंख्या है वो कम है, क्योंकि ये जो है दुर्गम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इनमें जो है जनसंख्या कम है। क्षेत्रफल तो काफ़ी है लेकिन जनसंख्या कम है। भारत में जनसंख्या का असमान वितरण देश की जनसंख्या और भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंध प्रकट करता है। इस लाइन को याद रखना। असमान वितरण है, इसका कोई न कोई कारण होगा, और कारण क्या हो सकता है? भौगोलिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, ऐतिहासिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है। ये कारण जो होते हैं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। भौतिक कारकों की अगर बात करें, ऐसे भौतिक कारक कौन से हैं जिनकी वजह से जो है कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। तो सीधी सी बात है, भौतिक कारकों में यही आता है कि कोई ऐसा स्थान जो मैदानी भाग हो, कृषि के लिए उपयुक्त हो, जल की व्यवस्था हो। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जो जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदी घाटियों में पाई जाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हो, कोई भी हो, नदियों के किनारे पर जो है मानव की बसावट ऐतिहासिक रूप से भी ज़्यादा ही है, क्योंकि जहाँ नदियाँ हैं, जहाँ मैदान है, वहाँ कृषि के लिए उपयुक्त होता है। दूसरे और भी कारक होते हैं, जैसे जलवायु है, ऊंचावच है, और आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो यातायात की सुविधा है या नहीं है, औद्योगिक स्तर कितना है, दूसरी सुविधाएं कितनी हैं, राजनीतिक स्थिरता है या नहीं है, ये कारक भी प्रभावित करते हैं। तो भौगोलिक कारकों में, भौतिक कारकों में भू विन्यास, यानी कोई स्थान है उसका विन्यास कैसा है, कि वो पहाड़ी क्षेत्र है या मैदानी है या पठारी है,
जल की उपलब्धता, वहाँ जल उपलब्ध है या नहीं है। इसी प्रकार जलवायु, यानी वहाँ जलवायु कैसी रहती है, औसत तापमान कितना है, मौसम कैसा रहता है, बारिश कितनी होती है, ये जलवायु के कारक होते हैं। तो इनकी जो स्थिति है जनसंख्या के वितरण को निर्धारित करते हैं। इसलिए उत्तर के मैदानी भाग, जो गंगा और यमुना नदियों का जो क्षेत्र है, मैदानी भाग है, मैदानी भागों में और कहाँ, डेल्टाई भागों में और तटीय मैदानों में, भारत के जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट है, यहाँ पर जो है जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। तो भारत की अगर बात करें तो मैदानी भागों में, और यहाँ पे देखिए तटीय मैदान दो पाए जाते हैं, एक इधर ये पूर्वी तट और ये पश्चिमी तट। इसी प्रकार उत्तर का जो मैदान है विशाल, उत्तर का मैदान, यहाँ पे जनसंख्या खूब पाई जाती है। इसके अलावा जो डेल्टाई प्रदेश है, जहाँ नदियाँ जो है डेल्टा बनाती है, नदियाँ जब मुहाने समुद्र में मिलती है, मुहाने पे जाती है, उससे पहले जो है कई वितरिकाओं में बंट जाती है, तो एक डेल्टा आकृति बनती है। तो वहाँ डेल्टाई क्षेत्र भी जो है उपजाऊ होते हैं, खेती के लिए उपयुक्त होते हैं, वहाँ पे भी जो है जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। आंतरिक जिलों में हिमालय और उत्तरी पूर्वी और पश्चिमी राज्य की अपेक्षा अधिक है। अगर हम तुलना करें, उत्तरी मैदानों में जनसंख्या ज़्यादा है, किसकी तुलना में, मध्य भारत के आंतरिक जिलों में, मध्य भारत का जो आंतरिक जिले हैं इनमें, और हिमालय और उत्तरी पूर्वी राज्य। हिमालय क्योंकि ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर, और नॉर्थ ईस्ट जो पूरा है, सेवन सिस्टर का जो भाग है यहाँ पे, और पश्चिमी राज्य, पश्चिमी जो मरुस्थली भाग है, यहाँ पर जो है जनसंख्या उनकी तुलना में जो है कम है। लेकिन वर्तमान में जो है सिंचाई की सुविधाएं होने, नहरें आने से, और खनिज और ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता के कारण और परिवहन की सुविधाएं होने के कारण वर्तमान में यहाँ पर भी जनसंख्या का संकेंद्रण होने लगा है। तो ध्यान दीजिए, वर्तमान में जो है इन राज्यों में भी जहाँ पहले जनसंख्या कम थी, वहाँ संकेंद्रण होने के कारण क्या है, तो सबसे पहला जो है खनिज संसाधन वहाँ उपलब्ध है। इसके अलावा जो जल की पहले उपलब्धता नहीं थी, तो नहरें आ गई, तो नहरों की वजह से वहाँ, जैसे अपने पश्चिमी राजस्थान का ही उदाहरण ले तो बहुत सारे जो है क्षेत्र है, वो बीकानेर वगैरह पहले बहुत कम बसे हुए थे, लेकिन नहर की वजह से वहाँ काफ़ी बसावट हो गई। तो जनसंख्या का केंद्रण मध्यम स्तर का हो गया है। अब जनसंख्या वितरण के कुछ और कारक है, और कारकों में जैसे सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक। कौन से कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक और ऐतिहासिक कारक है, वो भी प्रभावित करते हैं। यानी इतिहास कैसा रहा किसी क्षेत्र का, ऐतिहासिक रूप से अगर पहले से अगर कोई केंद्र है, संस्कृति का, सभ्यता का केंद्र रहा है, तो वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होने की संभावना है। प्रभावित करना, कृषि का विकास, मानव बस्ती का प्रतिरूप, कृषि का विकास हुआ है या नहीं हुआ है, मानव बस्तियों का प्रतिरूप कैसा है, परिवहन तंत्र, परिवहन का जाल है, औद्योगिकरण, किसी क्षेत्र का औद्योगिकरण हुआ है, नगरीकरण हुआ है, इन कारणों से जो है जनसंख्या बढ़ती है। विकास के कारण नदी, मैदान और तटीय क्षेत्र में स्थित प्रदेशों में अधिक जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है। यद्यपि इन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का निम्नीकरण हुआ है। अब देखो इन क्षेत्रों में क्या हुआ, जैसी जनसंख्या बढ़ी तो प्राकृतिक संसाधन, रिसोर्सेज जितने भी थे, मृदा थी या जल थे, जल है, जो भी है, इनका क्या है, अधिक जनसंख्या दबाव के कारण इनकी क्वालिटी में ह्रास हुआ है, इनका निम्नीकरण हुआ है। फिर भी मानव बस्ती के प्रारंभिक इतिहास और परिवहन जाल तंत्र के विकास के कारण अभी भी जनसंख्या का संकेंद्रण ऊंचा बना हुआ है। प्राकृतिक कारकों का निम्नीकरण हुआ है, फिर भी जो है जनसंख्या का संकेंद्रण उच्च बना हुआ है। अगर उदाहरण ले तो दिल्ली, मुंबई, ये बड़े औद्योगिक शहर है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु है, पुणे है, अहमदाबाद है, चेन्नई है, जयपुर है, इसके जो नगरीय क्षेत्र है वो औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित कर रहे हैं। जो बड़े बड़े जो नगर है, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कोलकाता हो, पुणे हो, बेंगलुरु है, ये जो है औद्योगिक केंद्र होने के कारण बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए वहाँ पर
पलायन करते हैं, इसलिए ये अधिक जनसंख्या के केंद्र बने हुए हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ है कि किसी इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। माना कि कोई 1 किलोमीटर का क्षेत्र है, जैसे हमने मान लिया है कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा अगर ये क्षेत्र ले लिया तो ये क्या हो गया, ये एक इकाई क्षेत्रफल हो गया, इकाई क्षेत्रफल। अब इस इकाई क्षेत्रफल में जितने लोग रह रहे हैं वो क्या हो जाएगी, वो वहाँ की जनसंख्या हो जाएगी एक इकाई क्षेत्रफल में। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार याद रखना, भारत का जनघनत्व कितना है, 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना, 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं औसत। सबसे कम जनघनत्व की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, उसका 17 है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है एक दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर जनघनत्व कम पाया जाता है। और सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें, अगर किसी क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों को भी साथ में लें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में नंबर लगेगा दिल्ली का। नई दिल्ली के अंदर जो है 11,297 जनघनत्व कितना है, 11,297 स्थान की अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर 11,297 जनघनत्व पाया जाता है। अगर राज्यों के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है बिहार। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पाया जाता है, बिहार के अंदर। बिहार के अंदर जनघनत्व है 1102। दूसरा नंबर है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का जो जनघनत्व है 1029। उसके बाद नंबर लगता है केरल का 859। उसके बाद उत्तर प्रदेश 829। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार सीक्वेंस में प्रश्न पूछा जाता है। और छोटे लेवल पे 12th लेवल पे ये पूछ लिया जाता है कि अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम लिखो, या ऐसे शीर्ष 2 जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम लिखो। या यूं पूछ लिया जाता है कि जो बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 1102 है, वो सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला राज्य है। उसके बाद 1029 पश्चिम बंगाल, और केरल का 859, उत्तर प्रदेश का 829। ये एक मैप दिया गया है जनघनत्व को दर्शाने वाला, जो है एक नक्शा है, आप देख सकते हो। ये जो राज्य हैं, ये बिहार राज्य को दिखाया गया, यहाँ पर जो है 1102 जनघनत्व। इसी प्रकार ये पश्चिम बंगाल, यहाँ 1029। इन राज्यों को, अधिक जनघनत्व वाले राज्यों को दिखाया गया है। और केरल जो है आपका 859। केरल राज्य का जनघनत्व कितना है, 859। केरल में 859, ये जो राज्य हैं केरल। तो ये कुछ आप देख सकते हो मैप के अंदर, ये कुछ अधिक जनघनत्व वाले राज्य हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैदानी भाग है, गंगा नदी और सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, उनका जो तंत्र है, वहाँ पर मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर जो तटीय प्रदेश हैं, यहाँ पर भी घनत्व अधिक पाया जाता है। आप इधर देख सकते हो राजस्थान के अंदर 201, यानी ये जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं जहाँ पर जल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ जनघनत्व कम है। इसी प्रकार यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अगर बात करें तो यहाँ पे भी जो है पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण और शुष्क क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर भी जो है जनघनत्व कम पाया जाता है। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश, ये जो है सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है। कौन सा है, याद रखना, अरुणाचल प्रदेश। ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात करें, भारत का जो है प्रायद्वीपीय भाग है, उसकी अगर बात करें तो वहाँ पर जो है जनसंख्या घनत्व किस प्रकार है। प्रायद्वीपीय भारत में जनघनत्व वो उत्तरी भारत की तुलना में अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। अगर
इनको कुछ राज्यों को, केरल और तमिलनाडु को छोड़ दें तो जो है प्रायद्वीपीय भारत में जो है जनसंख्या घनत्व तो कम पाया जाता है। आप सब जानते हो कि जो है प्रायद्वीपीय भारत, जो दक्षिण का पठारी प्रदेश है, उसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीप किसको कहते हैं? जो तीनों ओर जल से घिरा हुआ हो, तीनों ओर जल हो जिसके, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो हम सब जानते हैं भारत के जो है तीनों तरफ जो है, दक्षिणी भारत के तीनों तरफ जो है जल है। इधर से जो है आपका अरब सागर आ गया, इधर जो है बंगाल की खाड़ी, यानी पूरा जो है ये हिंद महासागर जो है इससे भारत घिरा हुआ है। तो प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत के उच्च जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में कौन सा है? केरल है, तमिलनाडु है जिसका 555 है, और ये प्रायद्वीपीय भारत के यानी दक्षिण भारत के ये ऐसे राज्य हैं जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। और मध्यम की अगर बात करें तो उत्तर पूर्व का राज्य होते हुए भी असम में जो है मध्यम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। बाकी उत्तर पूर्वी की जितने भी स्टेट हैं वहाँ पर जो है जन घनत्व कम पाया जाता है, लेकिन असम में जो है ज़्यादा पाया जाता है। इसी प्रकार मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, झारखंड है, उड़ीसा है, ये मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले कि उच्च जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं, मध्यम के कौन से हैं, कथन कारण वाला भी पूछ सकते हैं, और लिखित में भी 12th के अंदर ऐसे पूछा जा सकता है। निम्न घनत्व वाले राज्यों की अगर बात करें तो असम के अलावा उत्तरी पूर्वी राज्य हैं वो निम्न जनसंख्या घनत्व के अंदर आते हैं। इसी प्रकार लद्दाख है, ऐसे जो भौगोलिक रूप से जो है अलग थलग है, या तो मरुस्थलीय भाग है या फिर पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर जो है जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। कायिक जनसंख्या एक टर्म आती है, कायिक जनसंख्या। तो कायिक जनसंख्या किसे कहते हैं? कायिक जनसंख्या जो निकलती है वो है कुल जनसंख्या। कायिक जनसंख्या के लिए है, कैसे निकालते हैं? इसको निकालते हैं कुल जनसंख्या बटे निवल कृषित क्षेत्र, नेट कृषि का क्षेत्र जो है निवल कृषित क्षेत्र। कुल जनसंख्या के अंदर निवल यानी जो कृषि का जो नेट क्षेत्र है उसका भाग देंगे तो हमें जो जनसंख्या प्राप्त होगी, इसको याद रखना, कायिक जनसंख्या। कायिक जनसंख्या किसे कहेंगे? कुल जनसंख्या के अंदर निवल कृषित क्षेत्र का भाग देंगे। इसी प्रकार जो है कृषीय घनत्व, एक टर्म है कृषीय घनत्व। कृषि घनत्व कैसे निकालेंगे? कुल कृषि जनसंख्या, यानी ऐसी जनसंख्या, देश के अंदर ऐसी जनसंख्या जो कृषि पर निर्भर है, कुल कृषि जनसंख्या बटे निवल कृषित क्षेत्र, ये हो गया आपकी कृषि जनसंख्या, निवल कृषित क्षेत्र। तो दो टर्म आई हमारे सामने, दो शब्द आए। एक आया कायिक जनसंख्या। कायिक जनसंख्या क्या करेंगे? कुल जनसंख्या में निवल कृषित का भाग देंगे, और कृषि जनसंख्या के क्या करेंगे? कृषि जनसंख्या में निवल कृषित क्षेत्र का भाग देंगे, तो कृषि जन घनत्व प्राप्त आएगा, कृषि घनत्व प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं जनसंख्या में वृद्धि। तो जनसंख्या में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में और निश्चित समय अंतराल के अंदर जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, उसको हम कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। परिवर्तन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यानी जनसंख्या बढ़े या घटे, तो उसको हम क्या कहेंगे कि कोई एक क्षेत्र है, उसमें निश्चित भौगोलिक इकाई है, क्षेत्र है, उसमें जो है जनसंख्या में निश्चित समय पीरियड में अपन देखें, 10 साल में, 1 साल में, जब भी देखें, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम कहते हैं जनसंख्या वृद्धि।
तो जनसंख्या वृद्धि किसे कहेंगे? दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन ही जनसंख्या कहलाता है। और जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन से हैं, यानी ऐसे कौन से घटक है जो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं? तो जनसंख्या वृद्धि के दो घटक है, याद रखना। पहला घटक है प्राकृतिक, यानी नेचुरली रूप से जो जनसंख्या को प्रभावित करता है। प्राकृतिक घटक में जो है दो चीजें आती हैं। प्राकृतिक में जन्म दर और अशोधित जन्म दर और मृत्यु दर, ये प्राकृतिक घटक है। यानी जनसंख्या में परिवर्तन नेचुरली कैसे आएगा? सीधी सी बात है, या जन्मने से आएगा, मरने से आएगा। यानी इन दोनों से ही डिपेंड करेगा कितने लोग जन्म रहे हैं और कितने लोग मृत्यु को पा रहे हैं, है ना। इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या हो गया? जनसंख्या, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी। ये प्राकृतिक घटक है। इसी प्रकार एक दूसरा और घटक है वृद्धि का, दूसरा घटक है अभिप्रेरित। दूसरा घटक कौन सा है? अभिप्रेरित। अभिप्रेरित घटक, अभिप्रेरित घटक है, घटक से तात्पर्य है प्रवास से हैं। प्रवास का मतलब है जब लोग रोजगार की तलाश में या अन्य किसी कारण से, सामाजिक आर्थिक कारणों से एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं, तो वहाँ की जो जनसंख्या है उसमें परिवर्तन आ जाता है। जहाँ पर लोग आकर बसते हैं तो वहाँ क्या होगा? जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। और किसी स्थान को छोड़कर लोग चले जाते हैं, उत्प्रवास हो जाता है, तो क्या होगा? उस स्थान पर जनसंख्या में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी कि भी जो महानगर है वहाँ पर जो लोग खूब आते हैं, रोजगार के लिए आते हैं, तो प्रवास के कारण कुछ क्षेत्रों में जो है जनसंख्या में परिवर्तन आ जाता है। तो प्रवास के कारण जो जनसंख्या में परिवर्तन आता है, इसको कहते हैं, ये घटक जो है अभिप्रेरित घटक कहलाता है। अभिप्रेरित घटक। तो प्रवास के कारण जो होता है, भारत की जो जनसंख्या की दशक की, अगर भारत की जनसंख्या दशक और वार्षिक वृद्धि दर देखें तो दोनों ही भारत की वर्तमान में जो है दशक की वृद्धि दर और वार्षिक वृद्धि दर है वो उच्च है, दोनों ही उच्च रही है। और वार्षिक वृद्धि दर भारत की कितनी है? याद रखना, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64%, और दशक की वृद्धि दर अगर देखें तो है 17.64%। याद रखना, वार्षिक वृद्धि दर 1.64% और दशक की वृद्धि दर है वो 17.64% है। ये फैक्ट याद रखना। भारत की जनगणना, जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रावस्थाएं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कल इस टॉपिक पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और ये जो चैप्टर है इसको कल कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी इसको कंप्लीट कर लेंगे।